एमए हिंदी कार्यक्रम के पाठ्यक्रम MHD 4 नाटक और अन्य गद्य विधाओं से संबंधित इस वीडियो कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम MHD 4 से संबंधित एक निबंध संस्कृति और जातीयता पर बातचीत करेंगे। आज का विषय है संस्कृति और जातीयता का अध्ययन। डॉक्टर रामविलास शर्मा के लिखे इस निबंध में क्या क्या बातें कही गई है, इसी पर हम इस वीडियो कार्यक्रम में बातचीत करेंगे। संस्कृति क्या है, जातीयता क्या है, संस्कृति और जातीयता का आपस में क्या संबंध है, इसी पर हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर रामविलास शर्मा, जिनका जन्म 1912 में हुआ था और उनका देहावसान 2000 में हुआ था, वे हिंदी के बहुत ही प्रख्यात मार्क्सवादी आलोचक थे और उन्होंने आलोचना से संबंधित बहुत सारी पुस्तकें लिखी है। वे कवि भी थे, निबंधकार भी थे। उन्होंने संस्मरण भी लिखे हैं, जीवनी लिखी है निराला की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जीवनी भी लिखी है और आत्मकथात्मक भी बहुत कुछ लिखा है। तो एक लेखक के तौर पर वे मुख्य रूप से आलोचक के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन कवि के रूप में आपको ध्यान है 1943 में अज्ञेय के संपादन में जो प्रसिद्ध ग्रंथ निकला था काव्य संग्रह, उसके एक कवि वे भी थे रामविलास शर्मा। तो रामविलास शर्मा ने ये निबंध लिखा है। ये निबंध 1952 में लिखा गया था और इसमें जो बातें कही है उस पर उन्होंने बाद में भी बहुत विस्तार से लिखा है। जैसे जातीयता का जो प्रश्न है या हिंदी जाति का जो प्रश्न है, उस हिंदी जाति पर उन्होंने बाद में एक स्वतंत्र पुस्तक भी लिखी। इसी तरह से संस्कृति भी उनके चिंतन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है और उस पर भी वो लगातार लिखते रहे। तो हम इसी निबंध में जो बातें कही गई है उसी पर अपने को सीमित रखेंगे, उसी पर हम बातचीत करेंगे और उनके कहने का क्या क्या अभिप्राय है उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले संस्कृति को परिभाषित करते हुए इस निबंध के शुरू में ही वो लिखते हैं कि संस्कृति एक व्यापक शब्द है। उसके अंतर्गत मनुष्य का आचरण, उसका भाव जगत, विचारधारा, साहित्य, कला, विज्ञान, ये सभी आ जाते हैं। तो इस तरह से संस्कृति बहुत व्यापक है। ये संस्कृति की जो परिभाषा है, ये परिभाषा केवल रामविलास शर्मा की नहीं है। आमतौर पर संस्कृति को इसी रूप में देखा जाता है। संस्कृति दरअसल किसी भी समाज के उन सभी पक्षों को से लेकर निर्मित होती है जो जिससे कि उस संस्कृति से संबद्ध व्यक्ति की पहचान बनती है। वो पहचान, जैसे उदाहरण के लिए, जैसे वह व्यक्ति जिस संस्कृति से जुड़ा हुआ है उसकी भाषा क्या है, वो क्या खाता पीता है, किस तरह के कपड़े पहनता है, उसकी सांस्कृतिक परंपरा के अंदर कला परंपरा आती है, साहित्य परंपरा आती है, उसने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जो भी योगदान किया है उस संस्कृति से जुड़े हुए लोगों ने, वो सब कुछ संस्कृति के अंतर्गत ही आएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि संस्कृति निश्चित ही एक बहुत व्यापक शब्द है। उसमें उस संस्कृति से जुड़े हुए लोगों की भावधारा, उसका मनोविज्ञान, उसकी विचारधारा, ये सब कुछ आता है। उनका मानना है रामविलास जी का कि संस्कृति जो है वो मनुष्य का सांस्कृतिक विकास उसके जीवन से जुड़ा हुआ है, जीवन से स्वतंत्र नहीं है। मनुष्य अपने जीवन में जो कुछ भी जीता है, देखता है, करता है, समझता है, वो सब किसी न किसी रूप में संस्कृति से जुड़ा होता है। तो मानव संस्कृति जो है वो मानव जीवन से संबंध है। तो इस रूप में आप देखेंगे कि जब वो संस्कृति की बात करते हैं और संस्कृति की बात करते हुए वो मानव संस्कृति की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है संस्कृति का मनुष्य जाति के विकास से गहरा संबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो निबंध आपने कुटच पढ़ा होगा, उसके संदर्भ में भी आपने देखा होगा कि संस्कृति को का ये जो रूप है वो एक तरह से सांस्कृतिक बहुलता
से जुड़ा हुआ रूप है। यानी कि संस्कृति को एक आयामी नहीं बल्कि बहुआयामी रूप में देखते हैं, संस्कृति को समावेशी रूप में देखते हैं। यानी कि जब हम किसी संस्कृति की बात करते हैं तो उस संस्कृति का मतलब होता है कि उस संस्कृति में अन्य कई संस्कृतियों से ऐसी बहुत सारी चीज़ें आई है जिससे कि उस संस्कृति का निर्माण हुआ है। तो संस्कृति जो है वो इस रूप में संस्कृति को देखा जाना चाहिए और इस पर वो बल देते हैं। दूसरा जो बिंदु इस निबंध में उठाया गया है वो है वर्ण व्यवस्था। आप जानते हैं कि भारत में जातिवाद जो है या वर्ण व्यवस्था है वो काफ़ी पुरानी है और उसको लेकर लगातार उसका विरोध भी होता रहा है, उसको ख़त्म करने की कोशिश भी हुई है, लेकिन अब भी वर्ण व्यवस्था का बहुत गहरा प्रभाव है। तो इस संस्कृति और जातीयता के प्रश्न को वो वर्ण व्यवस्था से भी जोड़ कर देखते हैं और वो कहते हैं कि सामंतवाद वास्तव में वर्ण व्यवस्था को मजबूत करता है। अगर सामंतवाद में मजबूत होगा तो वर्ण व्यवस्था भी मजबूत होगी। सामंतवाद का मतलब है एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें कि समाज दो वर्गों में बंटा होता है, एक सामंत जो शासन करते हैं और दूसरे जो उनके लिए उत्पादन करते हैं, जैसे किसान है या जो ज़मीन भूमिहीन किसान है या वे सब उत्पादन करने वाले लोग जिनके पास में जो कहना चाहिए कि जिनका शासन पर कोई अधिकार नहीं होता। तो ये जो सामंत है, जो राजा है, नवाब है, बादशाह हैं, ये सब लोग जो है वो और जमींदार है जिनका ज़मीन पर हक होता है, भूस्वामी है, ये एक तरह से इनकी रूलिंग क्लास है, इनका शासक वर्ग है और बाकी सब लोग जो है एक तरह से शासित है। तो उनका मानना है कि सामंतवाद जो है इस वर्ण व्यवस्था को मजबूत करता है और सामंतवाद जब कमज़ोर होता है तो वर्ण व्यवस्था भी कमज़ोर होती है। और इसके लिए वो उदाहरण लेते हैं भक्ति आंदोलन का। उनका मानना है कि भक्ति आंदोलन के समय वर्ण व्यवस्था कमज़ोर हुई। क्यों कमज़ोर हुई? क्योंकि सामंतवाद कमज़ोर हुआ। सामंतवाद क्यों कमज़ोर हुआ? क्योंकि जो उत्पादन के साधन थे, यानी कि जो कारीगर जातियाँ थी, जो शिल्पकार जातियाँ थी, वो उनको विकसित होने का, उन्हें आगे बढ़ने के बहुत अवसर मिले और इस कारण से सामंतवाद जो कमज़ोर हुआ और सामंतवाद कमज़ोर होने के कारण व्यवस्था भी कमज़ोर हुई। वर्ण व्यवस्था कमज़ोर होने का मतलब यह है कि उस समय जो शिल्पकार जातियाँ थी, जो कारीगर जातियाँ थी, उन्होंने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। आप जानते हैं कि भक्ति आंदोलन के अंदर कबीर ने, रैदास ने, दादू ने, नानक ने, ये सब लोग जो थे, ज्ञानदेव हैं, इन सब लोगों ने किसी न किसी रूप में वर्ण व्यवस्था, वासुपुन्नय्या साउथ में जो हुए, दक्षिण में, इन सब लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, जातिवाद का विरोध किया। कबीर का नाम तो खैर इसमें बहुत आ गए हैं। यहाँ तक कि भक्ति के क्षेत्र में सूरदास और तुलसीदास ने भी भक्ति के क्षेत्र में जातिवाद या जातिगत भिन्नता का विरोध किया था। तो भक्ति आंदोलन के दौरान में वर्ण व्यवस्था का जो विरोध हुआ उसके बारे में रामविलास जी का कहना है कि वो इसलिए हुआ क्योंकि खुद सामंतवाद उस दौर में कमज़ोर हुआ था और सामंतवाद जब कमज़ोर हुआ तो उसके कारण जातिवाद भी कमज़ोर हुआ, वर्ण व्यवस्था भी कमज़ोर हुई। यह और बात है कि बाद में सामंतवाद वापस मजबूत हुआ तो वर्ण व्यवस्था भी मजबूत हुई। तो इस रूप में वो वर्ण व्यवस्था को जो है सामंतवाद के साथ जोड़ कर देखते हैं और सामंतवाद के से जोड़कर वो सामंतवाद के कमज़ोर होने और मजबूत होने के साथ उसको जोड़ते हैं। इसलिए उनका मानना है कि अगर जातिवाद को तोड़ना है तो सामंतवाद को कमज़ोर करना होगा। और आधुनिक युग में जब सामंतवाद एक तरह से ख़त्म हो गया है या कमज़ोर हो गया है और कम से कम शासक वर्ग के तौर पर उसकी स्थिति कमज़ोर हुई है तो वर्ण व्यवस्था भी जो है वो कमज़ोर हुई है। तो इस रूप में वो सामंतवाद और वर्ण व्यवस्था को देखते हैं। भारतीय संदर्भ में वर्ण व्यवस्था की बात सांस्कृतिक क्षेत्र में
बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संस्कृति के क्षेत्र में जो हायरार्की बनती है, जो श्रेणीबद्धता बनती है, यानी ऊंच नीच का भेदभाव होता है, उस ऊंच नीच के भेदभाव में सबसे बड़ी भूमिका जो है वो वर्ण व्यवस्था की होती है। इसके बाद वो जातीयता के प्रश्न को लाते हैं कि जाति क्या है। आप ये ध्यान रखें कि जब जातीयता की बात करते हैं तो वो जातीयता को कास्ट के अर्थ में नहीं लेते हैं। कास्ट के अर्थ में जाति अलग है। वर्ण व्यवस्था की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो वहाँ जाति कास्ट के अर्थ में ही है, लेकिन जब जातीयता की बात की जा रही है तो वो कौम के अर्थ में है, वो नेशनलिटी के, राष्ट्रीयता के अर्थ में है, और इस रूप में वो जातीयता की बात करते हैं। तो उनका मानना है कि प्रत्येक जाति का मतलब प्रत्येक नेशनलिटी की एक संस्कृति होती है, और प्रत्येक जाति जो है एक विशेष भाषा समूह से जुड़ी होती है। जैसे उदाहरण के लिए भारत में हिंदी एक महत्वपूर्ण भाषा है, तो हिंदी जाति उनका मानना है कि हिंदी भाषा जिनकी मातृभाषा है, यानी हिंदी जातीय समूह जो है वो वास्तव में हिंदी जाति कहलाएगी। इसी तरह से जो बंगला बोलते हैं वो बंगाली जाति है, जो तमिल बोलते हैं वो तमिल जाति है, जो पंजाबी बोलते हैं वो पंजाबी जाति है। तो भारत जो है वो एक बहुजातीयता वाला देश है, बहुजातीयता वाला देश है। यानी कि यहाँ पर जो भाषाएं हैं वो भाषाएं अलग अलग जातीयता को निर्मित करती है, और ये जो जातीयता है ये संस्कृति को निर्मित करती है। यानी कि इस रूप में देखें कि भाषा से जाति का निर्माण, जाति से संस्कृति का निर्माण, यानी कि एक विशिष्ट भाषा की एक विशिष्ट जाति होगी और एक विशिष्ट संस्कृति होगी। और भारत जो है ये इन विभिन्न जातीय समूहों की कहना चाहिए का एक देश है। यानी कि यहाँ एक जातीयता नहीं है, भारतीयता जो है वो जातीयता नहीं है बल्कि जातीयताओं का समूह है। बहुत सारी जातीयताएं हैं, उनसे मिलकर भारत देश बना है। इसी अर्थ में बहुजातीयता वाला देश ये कहलाता है, और बहुल सांस्कृतिक बहुलता वाला देश भी कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी संस्कृतियाँ हैं। तो इस रूप में आप देखेंगे कि वो जातीयता को भाषा से जोड़ते हैं और जातीयता से संस्कृति को भी जोड़ते हैं। अब प्रश्न आता है कि जैसे हिंदी के, हम जब हिंदी जातीयता की बात करते हैं तो हिंदी जातीयता में और भी कई चीज़ें हैं। हिंदी क्षेत्र जिसे कहा जाता है वहाँ अवधी भी बोली जाती है, ब्रज बोली जाती है, मैथिली बोली जाती है, राजस्थानी बोली जाती है, तो ये सब भाषाएं भी हैं। तो ये जो भाषाएं हैं इनके साथ हिंदी का क्या संबंध होगा? आप देखेंगे कि खड़ी बोली का जो रूप है, उस खड़ी बोली से आज जिसे हम हिंदी कहते हैं, परिनिष्ठित हिंदी, वो खड़ी बोली से उत्पन्न हुई है। इसी खड़ी बोली से उर्दू भी बनी है। तो उर्दू और हिंदी ये दोनों एक तरह से खड़ी बोली से निर्मित हुई है, और इस खड़ी बोली से निर्मित होने के कारण ये दो अलग अलग भाषाएं कहलाती है, जबकि ये वास्तव में अगर व्याकरण की दृष्टि से देखें तो एक सी भाषाएं हैं। तो खैर यहाँ हिंदी और उर्दू के प्रश्न को हम बाद में उठाएंगे। मुख्य बात है कि हिंदी क्षेत्र जिसे कहा जाता है, हिंदी प्रदेश जिन्हें कहा जाता है, उसमें ये अवधी, ब्रज, मैथिली, राजस्थानी आदि इन भाषाओं की क्या स्थिति है। तो उन्होंने इसके लिए ये कहा है, रामविलास जी ने, कि दरअसल भाषा तो एक ही है, वो है हिंदी, जो खड़ी बोली से निकली है, जो पिछले 200, 300, 400 सालों से धीरे धीरे निर्मित होकर इस पूरे क्षेत्र की सबसे प्रमुख भाषा बनी है। लेकिन ये जो दूसरी भाषाएं हैं, उपभाषाएं हैं या बोलियां हैं, ये भाषा नहीं बन पाई है। ये दरअसल उपभाषाएं कह सकते हैं या बोलियां कह सकते हैं। जैसे अवधी भाषा है, अवधी में रामचरितमानस लिखा गया, ब्रज में जो है सूरदास ने लिखा, खुद तुलसीदास ने लिखा। ब्रज काव्य की भाषा के रूप में करीबन 200-300 साल तक उसका इस्तेमाल होता रहा है। लेकिन उनका कहना है कि जहाँ तक इन दोनों भाषाओं का सवाल है, ये दोनों भाषाएं
साहित्य की भाषा के तौर पर तो इस्तेमाल हुई, लेकिन संपर्क भाषा के रूप में अलग अलग बोलियां बोलने वाले लोगों के बीच में संवाद की भाषा के रूप में ये निर्मित नहीं हो सकी। ये निर्मित हुई सिर्फ खड़ी बोली हिंदी या उर्दू कह सकते हैं। तो खड़ी बोली हिंदी जो है वो इन सब भाषाओं को जोड़ने वाली, इन उपभाषाओं या बोलियों को जोड़ने वाली भाषा है। और इस रूप में एक प्रमुख भाषा होती है एक क्षेत्र विशेष में, उसकी कई सहायक भाषाएं होती है। उन सहायक भाषाओं को एक तरह से कहना चाहिए कि उसकी समकक्ष नहीं हो सकती जो प्रमुख भाषा है। ये उनका कहना है कि दूसरे क्षेत्रों में भी होता है, दूसरे देशों में भी होता है। भाषा एक हो सकती है प्रमुख, लेकिन छोटी छोटी और कई सारी भाषाएं हो सकती है, बोलियां हो सकती है, लेकिन उन्हें हम जाति नहीं कह सकते, उसके साथ हम जाति शब्द नहीं जोड़ सकते। तो जातियों का जो विकास है वो किसी प्रमुख भाषा के आधार पर होता है। अब तीसरा प्रश्न जो आता है वो ये है कि अगर भाषा और बोलियों में यह अंतर है तो निश्चित रूप से एक जाति के अंदर कई सारी उपजातियां भी होगी। जैसे हिंदी अगर जाति है तो अवधी उपजाति होगी, ब्रज उपजाति होगी, मैथिली उपजाति होगी, और जातियों और उपजातियों के बीच में जो संबंध होगा वो उसे एक दूसरे ढंग से देखते हैं। आप जानते हैं कि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ उसके बाद में ये प्रश्न पैदा हुआ कि राज्यों का गठन कैसे किया जाए। राज्यों का जो गठन पहले था अंग्रेज़ों के समय वो कुछ अलग तरह से था, वो भाषा के आधार पर नहीं था, दो तरह से था। एक तो सीधे तौर पर जो अंग्रेज़ों के अधीन क्षेत्र थे उनको अंग्रेज़ अपनी प्रशासनिक सुविधा के अनुसार उन्होंने उसे बांट रखा था, और दूसरे जो राजा महाराजा थे यानी जो प्रिंसली स्टेट्स थी, सामंती राज्य थे, उन सामंती राज्य स्वतंत्र थे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि राज्यों का 47 के बाद में जब ये सामंती शासन जो थे, रियासतें जो थी वो जब भारत राज्य में मिल गई तो उसके बाद में नए सिरे से राज्यों के पुनर्गठन का सवाल पैदा हुआ। ये उनका पुनर्गठन कैसे हो, यह एक बड़ा प्रश्न था। तो इस पुनर्गठन के लिए आधार बनाया गया भाषा को, कि जहाँ पर जो भाषा सबसे अधिक बोली जाती है उसे एक राज्य का दर्जा दे दिया जाए। जैसे कि बंगाल है तो बंगाल वह क्षेत्र हुआ जहाँ पर बंगाली भाषा बोली जाती है। आंध्र प्रदेश वह क्षेत्र हुआ जहाँ पर तेलुगु भाषा बोली जाती है। तमिलनाडु, जिसे पहले मद्रास स्टेट कहते थे, तमिलनाडु वह राज्य हुआ जहाँ पर तमिल भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है। इसी तरह से मलयालम भाषा बोली जाने वाला राज्य जो है वो केरल हुआ। महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। तो इस तरह से जो है इन भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन किया गया। हिंदी को भी इसी तरह से गठित किया जाना चाहिए था, ये रामविलास जी का कहना है। लेकिन हम देखते हैं कि हिंदी तो कई राज्यों की भाषा है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इस तरह से आप देखेंगे दिल्ली, ये सब राज्य जो हैं ये हिंदी प्रदेश है। बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है। तो इस तरह से उनका कहना है कि अगर हिंदी जातीयता है और हिंदी भाषा मिलकर एक जाति का गठन करते हैं तो फिर उनका भी जो है एक ही राज्य होना चाहिए। उनको अलग अलग राज्यों में बांटा जाना उनके अनुसार उचित नहीं है। भले ही वो राज्य बहुत बड़ा हो, लेकिन हिंदी का अपना एक राज्य होना चाहिए। रामविलास जी का ये जो मानना है कि भाषा के, उनका ये कहना बिल्कुल सही है। और आज़ादी के बाद में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो वो भाषा के आधार पर ही हुआ, यानी कि भाषा के जो प्रमुख भाषाएं थी उन प्रमुख भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। और ये एक उचित नीति थी। और उस समय ये
जैसे तेलुगु भाषी राज्य नहीं बन पाया था शुरू में, तो उसके लिए आंदोलन हुआ, यहाँ तक कि एक व्यक्ति ने भूख हड़ताल पर बैठे और वो भूख हड़ताल करते हुए ही उनका देहांत भी हो गया। तो इस तरह से भाषाओं के साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी होती है, और इसलिए ये बहुत स्वाभाविक है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो, और वो ही किया भी गया, और इस तरह से बहुत सारे राज्य बने। लेकिन हिंदी के साथ ऐसा नहीं हुआ। हिंदी भाषी जो राज्य हैं, जिन्हें कहा जाता है हिंदी भाषी राज्य, उनका एक राज्य नहीं बना बल्कि अलग अलग राज्य बने। और आप देखेंगे कि ऐसा भी नहीं है कि ये कहा जाए कि जैसे अब राजस्थान है, तो राजस्थान को में ये कहा जा सकता है कि उसकी प्रमुख भाषा राजस्थानी है हिंदी के अलावा, लेकिन राजस्थानी का एक रूप तो नहीं है। कुछ क्षेत्र में मारवाड़ी बोली जाती है, कुछ क्षेत्र में मेवाड़ी बोली जाती है, कुछ क्षेत्र में हाड़ौती बोली जाती है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं हैं, इन सबको राजस्थानी नहीं कहा जा सकता। आमतौर पर मारवाड़ी क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा है उसे ही मारवाड़ी या राजस्थानी कहते हैं। तो इसी तरह से उत्तर प्रदेश का जहाँ तक सवाल है, उत्तर प्रदेश में ब्रज भी इस्तेमाल होती है, अवधी भी इस्तेमाल होती है, भोजपुरी भी इस्तेमाल होती है, और जब उत्तराखंड उसका हिस्सा था तब पहाड़ी भाषाएं भी थी। और इसी तरह से बिहार के बारे में, बिहार में मैथिली भी है, मगही भी है, बहुत सारी भाषाएं हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब हिंदी भाषी राज्य अलग अलग बने तो वो अलग भाषा के आधार पर नहीं बने। ये तो उनकी पहचान हुई कि वो हिंदी राज्य हैं, यानी कि उनकी प्रमुख भाषा हिंदी है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, राजस्थान हो, या जो भी हिंदी प्रदेश कहलाते हैं। लेकिन प्रश्न यही था कि इन अलग अलग राज्यों के गठन का आधार क्या था। अगर भाषा नहीं थी तो निश्चित रूप से वो प्रशासनिक आधार था, या तो पहले से अंग्रेज़ों के समय ही, जैसे उत्तर प्रदेश जिसे कहते हैं, वो अंग्रेज़ों के समय यूनाइटेड प्रोविंस के तौर पर जाना जाता था, युक्त प्रांत के रूप में। इसी तरह से बिहार का पुनर्गठन हुआ, जो बाद में उसी बिहार से झारखंड अलग हुआ। तो इस तरह से ये एक सवाल है, और रामविलास जी इस पर यही कहते हैं कि हिंदी राज्य जो है वो हिंदी राज्यों का एक राज्य होना चाहिए था, अलग अलग प्रदेश होने की बजाय, यानी कि अलग अलग स्टेट की बजाय एक स्टेट, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि इस हिंदी प्रदेश की जो उपभाषाएं या बोलियां हैं प्रमुख, जैसे भोजपुरी है, राजस्थानी है, अवधी है, ब्रज है, मैथिली है, वो प्रशासनिक क्षेत्र बनाए जाने चाहिए। ऑटोनॉमस स्टेट कह सकते हैं उसे, प्रशासनिक क्षेत्र, स्वायत्त प्रशासनिक क्षेत्र, जिन्हें अपने उस क्षेत्र का शासन चलाने का अधिकार हो, लेकिन हो वो एक राज्य के अंतर्गत। तो इस तरह से एक राज्य के अंदर कई स्वायत्त प्रशासनिक क्षेत्र हो सकते हैं जो अलग अलग भाषाओं से संबंधित हो। अलग अलग भाषाओं का मतलब उपभाषाओं और बोलियों से है। तीसरी बात वो कहते हैं कि यह स्वायत्त प्रशासनिक क्षेत्र जब बनाए जाएंगे तो उनकी अपनी भाषाओं का संरक्षण भी हो सकेगा और प्रशासनिक कामों में उसका उपयोग भी हो सकेगा। जैसे मान लीजिए अगर अवध क्षेत्र का एक प्रशासनिक क्षेत्र बनाया जाता है तो वहाँ पर हिंदी के अलावा अवधी का भी इस्तेमाल होगा, जो कि आज, कम से कम आज तो नहीं हो रहा है। तो इस तरह से उनकी संकल्पना यह है कि प्रमुख भाषा से राज्य का निर्माण, वो बिल्कुल सही है, लेकिन हिंदी को भी अलग अलग राज्यों में बांटने की बजाय एक बड़ा राज्य बनाया जाना चाहिए, और उसके अंदर उनकी जो प्रमुख उपभाषाएं या बोलियां हैं उनके लिए अलग प्रशासनिक, स्वायत्त प्रशासनिक क्षेत्र बनाए जाने चाहिए। अब प्रश्न ये होता है कि ये जो जातीयता का सवाल है, भाषा के आधार पर राष्ट्रीयता के अर्थ में, इस को अंतिम रूप से मान लेना ये संभव नहीं होता। हम ये देखते हैं, ये सही है कि 47 के बाद में भाषा के आधार पर पुनर्गठन हुआ, लेकिन इस पुनर्गठन के अंदर कई सारी ऐसी समस्याएं
पैदा हुई या समस्याएं थी पहले से, जो अभी भी पूरी तरह से सुलझ नहीं पाई है। 2-3 उदाहरणों से देखें, जिसे हिंदी प्रदेश कहा जाता है, तो उसी हिंदी प्रदेश की एक प्रमुख भाषा जो है वो उर्दू है। खड़ी बोली से ये दोनों भाषाएं निकली है। उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है, फारसी से मिलती जुलती लिपि में, और हिंदी जो है नागरी लिपि में लिखी जाती है, लेकिन दोनों का व्याकरण एक है। हम जब मैं उर्दू में कहता हूँ मैं जाता हूँ, तो हिंदी में भी यही कहूँगा मैं जाता हूँ। ऐसा नहीं है कि उर्दू में कुछ और ढंग से कहा जाएगा। उर्दू और हिंदी में अगर वॉक्यूबलरी, शब्दकोश या शब्द भंडार को देखें तो ज़रूर भिन्नता है। उर्दू में अरबी फारसी के शब्द ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, हिंदी में तत्सम शब्द यानी संस्कृत से आए हुए शब्द ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। लेकिन न तो ऐसा है कि हिंदी में अरबी फारसी के शब्द इस्तेमाल नहीं होते, न उर्दू में संस्कृत के शब्द इस्तेमाल नहीं होते, वहाँ भी होते हैं। बोलचाल के देशज शब्द दोनों भाषाओं में हैं। तो हिंदी और उर्दू का क्या संबंध होगा? उर्दू भी किसी क्षेत्र विशेष की भाषा नहीं है। क्षेत्र विशेष तो खड़ी बोली का है, वो न हिंदी का है न उर्दू का है। तो इस रूप में जब हम हिंदी प्रदेश की बात करते हैं तो उर्दू का क्या होगा? उर्दू भी तो इस क्षेत्र की एक प्रमुख भाषा है। तो क्या हम हिंदी जातीयता की बात करते हैं तो उर्दू जातीयता की बात नहीं कर सकते? हिंदी जातीयता का आधार धर्म नहीं है तो उर्दू जातीयता का आधार धर्म क्यों माने? क्योंकि उर्दू का संबंध जो है धर्म से नहीं है, बल्कि उसी खड़ी बोली से है। यह और बात है कि फारसी में लिखी जाती है, तो लेकिन फारसी में तो भारत की और भाषाएं भी लिखी जाती रही है। पंजाबी जो है आज भी पाकिस्तान के अंदर फारसी में लिखी जाती है और हिंदुस्तान में गुरुमुखी में। लेकिन इससे ये दो भाषाएं तो नहीं हो गई, पंजाबी तो पंजाबी ही रहती है, चाहे जिस लिपि में लिखी गई हो। मराठी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और हिंदी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो फिर भी वो भाषाएं अलग है, क्योंकि मराठी का व्याकरण अलग है, हिंदी का व्याकरण अलग है। तो एक तो ये बड़ा प्रश्न है कि इस हिंदी जातीयता में उर्दू का क्या स्थान है। दूसरा प्रश्न है कि यह कैसे तय होगा कि कौन सी प्रमुख भाषा है और कौन सी बोली है। रामविलास जी ने तो ये मान लिया कि हिंदी प्रमुख है, जो संपर्क भाषा के रूप में सब जगह प्रचलित है, और अवधी, ब्रज, मैथिली, राजस्थानी ये सब बोलियाँ हैं। लेकिन अवधी बोलने वाले तो ऐसा नहीं मानते, या भोजपुरी बोलने वाले तो ऐसा नहीं मानते, या राजस्थानी बोलने वाले तो ऐसा नहीं मानते। वो तो मानते हैं कि उनकी भाषा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि हिंदी है, जो खड़ी बोली से निकली है। तो ऐसी स्थिति में यह कैसे तय होगा कि कौन सी भाषा है और कौन सी भाषा जो है बोली है। वास्तव में भाषा और बोली का जो ये भेद है, ये तो व्यवहार के लिए है। वो भी भाषाएं होती है और ये भी भाषाएं होती है। अवधी जो है हिंदी नहीं है और ब्रज जो है हिंदी नहीं है। ब्रज ब्रज है, हिंदी हिंदी है, अवधी अवधी है, और इनके अंदर ये प्रश्न है। तीसरा प्रश्न जो है वो है भाषा, जाति और राज्य का संबंध। जब 47 में देश आज़ाद हुआ और उसके बाद में राज्यों का पुनर्गठन किया गया और नए राज्य बने भाषा के आधार पर, तब भी हम देखते हैं कि पूरी तरह से समस्या का नहीं सुलझी। एक तो हिंदी प्रदेशों की नहीं सुलझी क्योंकि हिंदी के बहुत सारे प्रदेश, बहुत सारे राज्य बने। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे राज्य धीरे धीरे बने जिनके बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी एक ही भाषा है। जैसे असमी असम की प्रमुख भाषा है, लेकिन असम में बहुत सारी ऐसी जनजातियां रहती है जिनकी अपनी भाषाएं हैं। जैसे खासी जाति है, उनकी अपनी भाषा है, गारो की अपनी भाषा है। इसी तरह से मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, या वहाँ की अपनी भाषाएं हैं। तो पूरे उत्तर पूर्व के अंदर एक साथ बहुत सारी भाषाएं हैं, और वहाँ पर जो ये 7 राज्य बने हैं ये भाषा के आधार पर नहीं बने, शायद वो संभव ही नहीं था। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये प्रश्न अनसुलझा रह जाता है। इसी तरह से बंगाल के अंदर हम देखते हैं कि दार्जिलिंग वगैरह की तरफ बंगाली से ज़्यादा नेपाली भाषा बोली जाती है, और ये लगभग सब जगह है।
दूसरा प्रश्न ये आता है कि जैसे हम अभी देख रहे हैं दो राज्य हिंदी प्रदेशों में भी और गैर हिंदी भाषी देश क्षेत्रों में भी, जैसे आंध्र प्रदेश पूरा का पूरा तेलुगु भाषी है, लेकिन वहाँ आंदोलन चला इस बात को लेकर कि साहब जो है तेलंगाना अलग किया जाए आंध्र प्रदेश से। तेलंगाना वाले भी तेलुगु भाषा बोलते हैं और आंध्र प्रदेश वाले भी अलग तेलुगु ही बोलते हैं, लेकिन जो तेलंगाना क्षेत्र कहलाता है वो अपने को आंध्र प्रदेश के साथ नहीं रखना चाहते, क्योंकि उसकी अपनी एक परंपरा है, उनकी अपनी एक पहचान है और वो पहचान भाषा के आधार पर नहीं है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको अलग किया गया, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र जो है वहाँ के लोग अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। और कई राज्य अभी भी ऐसे हैं जहाँ पर इस तरह के आंदोलन चल रहे हैं, जैसे कि विदर्भ है महाराष्ट्र में, उनका मानना है कि हमें महाराष्ट्र से अलग एक राज्य दिया जाए। तो ये प्रश्न संस्कृति और जातीयता का प्रश्न जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रूप से रामविलास जी उठाते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे प्रश्न भी है, बहुत सारे अंतर्विरोध भी है, उसको भी हमें ध्यान में रखना होगा और ये देखना होगा कि हिंदी जातीयता के साथ ये सारे सवालों का भी हल कैसे निकले।